नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। जनहित में आज हम बात उस मुद्दे पर करेंगे जहां पर एक फोन कॉल, कहते हैं दुनिया बहुत दूर नहीं है जब से फोन आ गया है। धीरूभाई अंबानी ने जरूर कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन हापुड़ के इस मामले को आप मान लीजिए कि एक फोन कॉल पर ही यूपी में दुनिया चल रही है। एक मरीज की पैरवी के लिए, उसकी शिकायत पर जांच के लिए एक अधिकारी जाते हैं पुलिस के, उनके साथ अभद्रता की जाती है। उनसे ऊपर के लेवल के अधिकारी जाते हैं, उनसे अभद्रता की जाती है। सीओ जाते हैं, उनसे भी अभद्रता हो जाती है। लेकिन उसके बाद एसपी साहब को खाकी का ये इतनी ज्यादा अभद्रता पसंद नहीं आती है, पूरी एक बटालियन पीएसी भेजते हैं और कहते हैं वो कौन है उसको जरा ले आओ। लेकिन लेके कुछ और ही आते हैं वो लोग। वो लेके आते हैं अपने हाथ में एसपी अभिषेक वर्मा और एएसपी राजकुमार अग्रवाल का ऑर्डर। कोई वेटिंग कर दिया जाता है तो किसी का तबादला हो जाता है रातों रात। इसी पर आज बात करेंगे कि भाई साहब कौन है, कि सिस्टम का डॉक्टर कौन है। हम बात करेंगे सिस्टम के डॉक्टरों की, लेकिन एक जो भाई स्वास्थ्य विभाग की खबर यह भी है कि यहां पर एसपी, एसपी, कोतवाली, इंस्पेक्टर सब हटा दिए गए। सीएमएस का इस्तीफा। एक खबर और है, अब वो रामनगरी अयोध्या से है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लाख प्रयासों के बावजूद अयोध्या जनपद के सीएससी खैरनपुर के डॉक्टर मरीजों का शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। योगी सरकार यहां के डॉक्टर को ठेंगा दिखाते नजर आए हैं, जमकर कमीशनखोरी कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार अफसर भी चुप्पी साधे हुए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों व डॉक्टरों को वेतन काटने का निर्देश दिया गया, लेकिन उसका असर अयोध्या तक नहीं पहुंच पाया। के न्यूज इंडिया के संवाददाता प्रवेश पांडे लगभग 1:30 बजे सीएससी खैरनपुर पहुंचे, जहां पर देखा गया कि 1 रुपए की पर्ची पर हजारों रुपए की दवाइयां, 5-5 हजार तक जांचें लिखी जा रही हैं। जब कोई गरीब किसान बीमार होता है तो यही सोचता है कि सरकारी अस्पताल चले, मात्र 1 रुपए में बेहतर इलाज हो जाएगा। लेकिन तीमारदारों को क्या पता कि सीएससी के डॉक्टर इतने बेरहम हैं कि गरीबी में भी आटा गीला कर देते हैं। देख लीजिए एक बार। हाय डॉक्टर साहब को। हाँ दिखाए। हाँ जी। तो दवा कहाँ से लेंगे आप? अब यहाँ अंदर से कुछ दिए हैं, कुछ बाहर से। बाहर से कैसे लेंगे? अब पैसे से लेंगे और कैसे लेंगे। क्या सोच के आए थे कि फ्री में इलाज होगा? अब आए तो वही थे, मगर जब नहीं हुआ तो अब जितना इनके पास है उतना दे रहे हैं, बाकी और भी लोगों से बात करेंगे। तो कुछ लोग हैं। आज आप आए थे सामुदायिक स्वास्थ्य। अभी दवा भी नहीं लिया है, अभी पर्चा भी बाकी है। कितने दवा ली थी? इससे पहले लेके गया, अभी सारा अभी थोड़ा बाकी है। कितने की लेगी इससे पहले? 1800 की। अब कहाँ से खरीदी दवा? सामने मेडिकल से। मेडिकल स्टोर से। कौन डॉक्टर क्या सोच के आते हैं सरकारी? सोच के यही आते हैं कि मीन्स वहाँ फ्री हो गए, यहाँ तो 2000-2500 पूरा पड़ जाता है एक दफा का। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो पेशेंट आए, वो स्वयं जो है बता रहे हैं कि 1 रुपए की पर्ची पे जो है 1000, 2000, 2500 रुपए की दवा मिलती है। ये वही जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरनपुर है, जहां से जो है बड़ी बड़ी बातें निकलती है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी स्वयं जो है लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पे लगातार छापामारी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके संज्ञान में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली ना आ रहा हो, या यूं कहें कि यहाँ के जो अधीक्षक साहब हैं, ये भी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी फेरी करने में अक्सर माहिर माने जाते हैं, क्योंकि लगातार यहीं पर उनका जमावड़ा है। कई वर्षों से, करीब 7-8 वर्षों से लगातार यहीं पर जमे हुए हैं। बीच में हालांकि उनका 2 बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन ज्यादा दिन अलग कहीं नहीं रुक पाए। वो सुहावल भी गए, 1-1.5 महीने वहां रहे, वहां से सीधा जो है पलटी मार के कामाख्या मंदिर पहुंच गए, और कामाख्या मंदिर सीएससी सुनबा से जो है पुनः उसी सीएससी पे पहुंच गए, जहां पर वो
शुरू से लेकर अब तक तैनात हैं। प्रवेश पांडे, के न्यूज, अयोध्या। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रवेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवेश, कल जब आप ग्राउंड जीरो पर थे तो जो चीज़ें दिखी वो सच में बड़ी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको परेशान करेंगी कि भाई 1 रुपए की पर्चे पे और बात हो रही है वहाँ पर 1500 1800 की दवाएं। तो ये दवाएं आ रही जा कहाँ रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं विशाल, जिस तरीके से 1 रुपए की पर्ची पर हजारों रुपए की दवाइयां लिखी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि अधिकारी इससे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, बल्कि अधिकारियों के पूरा संज्ञान में है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने से लगातार जो है कतरा रहे हैं। अगर सीएससी खैरनपुर के अधीक्षक की बात करें तो लगभग 1 दशक इनको पूरा होने वाला है। वो किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं यही दे रहे हैं। बीच में उनका ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन 1-1.5 महीने बाद जो है वो पुनः वही सीएससी खैरनपुर पे आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो सीएससी खैरनपुर है वो एक बड़ी सीएससी मानी जाती है और एक दिन में हजारों रुपए की कमाई भी मानी जाती है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पे 2 रंग की बिल्डिंगें हैं। एक तो 9 से 2 बजे तक चलती है, जो 1 रुपए की पर्ची पर जो है काली कमाई की जाती है, वे बाहर से दवाई लिखकर, और उसके बाद में दूसरी बिल्डिंग में जो है प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है, जहां पर 200, 250, 300, 500 रुपए लेकर फीस लेकर मरीजों को देखा जाता है। तो इस तरीके के हालात है अयोध्या जनपद के। एक तरफ तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका भय है छापेमारी का या उनकी जो कार्रवाई है, हो सकता है अयोध्या के डॉक्टरों में उनका भय नहीं दिख रहा है, जो लापरवाह डॉक्टर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका। हैं फिर से एक बार आपको सुनाएंगे वहां लोगों ने क्या कहा और दवाइयां जो बाहर से आई एक बार फिर से सुन लीजिए। डॉक्टर साहब को हाँ दिखाए। दवा लिखी आपको? हाँ जी। तो दवा कहाँ से लेंगे आप? अब यहाँ अंदर से कुछ दिए, कुछ पैसे से लेंगे और कैसे लेंगे। क्या सोच के आए थे कि फ्री में इलाज होगा? अब आए तो वही थे, मगर जब नहीं हुआ तो अब जितना इनके पास है उतना दे रहे हैं, बाकी और भी लोगों से बात करेंगे। तो कुछ लोग हैं, आज आप आए थे सामुदायिक स्वास्थ्य, अभी दवा भी नहीं लिया है, अभी पर्चा भी बाकी है। इससे पहले लेके गया, अभी सारा अभी थोड़ा बाकी है। 1800 की। कहाँ से खरीदी? सामने मेडिकल से। मेडिकल स्टोर से। कौन डॉक्टर क्या सोच के आते हैं सरकारी? सोच के। और हमारे साथ अयोध्या के सीएमओ जुड़ चुके हैं, संजय जैन साहब। सर, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। क्या योगी सरकार सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं मुहैया करा पा रही है क्या, जो बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं? नहीं, हमारे पास सभी प्रकार की दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और सभी चिकित्सकों को मेरा बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मरीज को एक भी पैसे की दवा बाहर से नहीं लिखनी है। हमारे पास सभी दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जांच के लिए भी मरीज को बाहर नहीं भेजना है। अपने पास सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध है। अगर किसी वजह से कोई जांच अपने यहाँ नहीं उपलब्ध है तो उसको उच्च अस्पताल रेफर करना है। यहाँ पे जनपद पे जो है जिला अस्पताल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, तो हमारे पास सभी तरह की सब जांचें उपलब्ध हैं। तो किसी भी मरीज को कोई जांच बाहर से नहीं लिखनी है। नहीं तो जिस तरीके से अगर बाहर की जो हॉस्पिटल में मान रहा हूँ दवाएं आप कह रहे हैं, आपकी बात मान रहा हूँ, तो क्या किसी कमीशन के चक्कर में लिखी जा रही हैं क्या दवाएं उसी पर्चे पे, 1 रुपए के पर्चे पे? नहीं, तो मेरे संज्ञान में ये नहीं है। अगर इस तरह का किसी को बाहर से लिखी गई है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा और अगर ये बात सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और कल हमारी टीम ने निरीक्षण किया तो वहां पर तो मैं आपको ये फुटेज भी दिला सकता हूं, जो फुटेज हमारे पास है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि 1500-1800 की दवाएं हैं। हाँ, और एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, अगर मुझे ये प्रमाण आप उपलब्ध करवाएंगे तो मैं उसमें सख्त कार्रवाई, उनके जिन्होंने भी बाहर से दवा या जांचें लिखी है मैं उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। और एक सवाल मेरा और भी है, आप तो जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं आप, और बहुत सेंसिटिव एरिया अयोध्या भी है, एक डॉक्टर सीएससी पे कितने समय तक तैनात रह सकता है, कितने वर्ष होता है? देखिए वैसे तो जो है जो क्राइटेरिया है कि जनपद में 7 साल की गवर्नमेंट हर साल गवर्नमेंट ट्रांसफर पॉलिसी निकालती है, उसमें वो उसी समय निर्धारित करती है ना। मगर जो है ये ट्रांसफर जो है मेरे स्तर से नहीं होता है। ट्रांसफर मेरे स्तर से नहीं होता है। मैं जनपद से बाहर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ।
अगर ट्रांसफर मैं कर सकता हूं तो मैं कभी कभी ट्रांसफर अगर मुझे करने पड़ते हैं प्रशासनिक कारणों से तो जनपद के अंदर ही करता हूं। जनपद के बाहर ट्रांसफर जो है शासन स्तर से होते हैं, उसमें सर, मेरी कोई से नहीं है। बिल्कुल। मैं सर, आप कह रहे थे कि प्रमाण, तो मैं एक बार, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे तो मैं आपको फिर से वो फुटेज सुना पाऊंगा जिसमें लोग ये कह रहे हैं। एक बार वो पूरा जो हमारे रिपोर्टर ने लोगों से बातचीत की वो एक बार दिखा दिया जाए। दिखाए डॉक्टर साहब को? हाँ दिखाए। दवा लिखी आपको? हाँ जी। तो दवा कहाँ से लेंगे आप? अब यहाँ अंदर से कुछ दिए हैं, कुछ बाहर से। बाहर से कैसे लेंगे? अब पैसे से लेंगे और कैसे लेंगे। क्या सोच के आए थे कि फ्री में इलाज होगा? अब आए तो वही थे, मगर जब नहीं हुआ तो अब जितना इनके पास है उतना दे रहे हैं, बाकी और भी लोगों से बात करेंगे। तो कुछ लोग हैं। आज आप आए थे सामुदायिक स्वास्थ्य? अभी दवा भी नहीं लिया है, अभी पर्चा भी बाकी है। नहीं दवा ली? इससे पहले लेके गया, अभी सारा अभी थोड़ा बाकी है। देख लेगी इससे पहले? 1800 की। कहाँ से खरीदी दवा? सामने मटका। क्या सोच के आते हैं सरकारी? सोच के यही आते हैं कि मुझे वहाँ फ्री हो गया, यहाँ तो 2000 2500 पूरा पड़ जाता है एक दफा का। संजय जी, आपने खुद ही सुन लिया। आप इसमें तो आप चाहेंगे तो फुटेज भी आपको प्रोवाइड करा देगा हम। नहीं सुनिए, है ना, ये वीडियो की जो है प्रामाणिकता जो है वो सिद्ध करनी पड़ेगी। दूसरा, मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी कह रहा हूँ, 1-2 मरीजों के पर्चे मुझे उपलब्ध करा दें जी। जिसमें बाहर से दवा लिखी गई है, पर्चे उपलब्ध करवा दें, मरीज का नाम बता दें। मैंने इसमें इंक्वायरी तो शुरू कल ही कर दी, जब आपने कल मुझसे बात की थी जी। मैंने तभी इसका संज्ञान लेके, मगर जो है खाली मौखिक आरोप के अलावा कोई मुझे पुख्ता प्रमाण भी चाहिए। अगर मरीजों के पर्चे अगर आप उपलब्ध करा पाए, मैं अपने स्तर से इंक्वायरी तो करूंगा ही करूंगा। जी। मौखिक अगर आपने कंप्लेन की है तो उसकी भी इंक्वायरी करूंगा, और वो मैं उसका निर्देश दे भी चुका हूँ। मगर ये कि अगर एक आध पर्चे मुझे मिल जाए तो मेरी हेल्प हो जाएगी एक्शन लेने में। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप सुना आपने कि अयोध्या के सीएमओ का साफ कहना है कि हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है, और जो मरीज आप कैमरे पर बोले हैं उनको उनके पर्चे अगर मिल जाएंगे तो हमें एक्शन लेने में और भी आसानी होगी। और अब बात करेंगे उस कांड ने जिसने पूरे यूपी के अफसरों को थोड़ा सा परेशान किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार देर रात हापुड़ के एसपी और एएसपी पर बड़ा एक्शन लिया, जिसके तहत अब हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा को हटाकर वेटिंग में डाल दिया है। अब उनकी जगह गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में तैनात कुंवर ज्ञानंजय सिंह को हापुड़ का नया एसपी बनाया गया है। वहीं उनके तबादले के मात्र कुछ ही घंटों बाद ही अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल को भी उनके पद से हटा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार उनको गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया है। अब इन दोनों अधिकारियों के तबादले से जुड़ी खबर ने चर्चाओं का माहौल गर्म कर दिया है। जहां एक तरफ अभिषेक वर्मा का ये ट्रांसफर एक रूटीन ट्रांसफर के तहत देखा जा रहा है, तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल के ट्रांसफर को रामा मेडिकल के कॉलेज के प्रबंधन की शिकायत से जोड़कर देखा जा रहा है। अटकलें हैं कि उनका स्थानांतरण अस्पताल प्रबंधन के शिकायत के बाद हुआ है। दरअसल बीते मंगलवार यानी 16 जुलाई को एक व्यक्ति ने डायल 112 पर कॉल किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि रामा मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में भर्ती उनके मरीज को बंधक बनाया गया है। अस्पताल उनको डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए वहां पुलिस टीम पहुंची और दरोगा के साथ दरअसल अस्पताल कर्मचारियों ने बदसलूकी कर दी। पुलिस का आरोप है कि रामा मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारी व चिकित्सकों ने एक दरोगा के साथ धक्का मुक्की कर दी। इसी सूचना के बाद एसपी अभिषेक वर्मा ने अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल को मौके पर भेजा। उन्होंने रामा मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को समझाया और पुलिसकर्मियों को उनके साथ में बिठाकर समझौता करवाया गया। रामा मेडिकल कॉलेज ने शिकायत की। इसी बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि रामा मेडिकल कॉलेज के प्रबंध ने एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी ने इस मामले पर एएसपी की शिकायत की। उनका आरोप था कि ये बेवजह उनके मेडिकल कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। धक्का तो मान्यवर जो पदाधिकारी हैं उनको मैं बता दूं, उस समय भी लगा होगा जब आपने पुलिस से धक्का मुक्की की थी। धक्का तो उस बच्चे को भी लगा होगा जो कानपुर में आपके कॉलेज में पढ़ता था और उसकी छत से गिरकर मौत हो गई और उसका पोस्टमार्टम कराकर कैसे भेजा गया, उनको भी धक्का लगा होगा। धक्का तो कई लोगों को लगा होगा। हर बार आप अपनी इमेज का दावा देते हैं तो आपने मीडिया पर रोक क्यों लगा दी थी? जब कानपुर में आपके यहाँ एक बच्चे की मौत होती है, पार्किंग में उसकी लाश मिलती है। बहुत सी बातें अब अटकलें उठ रही हैं कि एसपी और एएसपी दोनों पर हुए इस एक्शन का कारण
रामा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का यही शिकायत है। इसी बीच सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार इस मामले पर अब सीईओ और इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई हो गई है। अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ तीमारदार जो उस वक्त मौजूद थे, तीमारदार के लड़के ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। आया था तो मम्मी को दिखाया मैंने यहाँ पर, तो मम्मी के गार्ड बताई थी, उसके लिए ऑपरेशन बताया था। तो मैंने मम्मी का ऑपरेशन के लिए एग्री हुआ और मम्मी का ऑपरेशन 1 तारीख को हो चुका था और 1 तारीख से आज तक की रिपोर्ट है कि ब्लड रुक नहीं रहा उनका। और हमने डॉक्टर से मालूम किया तो डॉक्टर ने हमें आनाकानी बताई कि रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, कुछ चीज़ ये हो रही है, तो गांठ पूरी नहीं निकली, दुनिया भर की बातें बताई। फिर जब मैं परेशान ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, खून चढ़ाव जा रहा हूँ मैं मम्मी को और ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो उस दौरान मैंने मम्मी को अपने दोबारा से उनसे कहा कि सर क्या दिक्कत है, तो ये नहीं बता रहे थे मुझे। बोलिए सर। फिर मैंने इनसे कैसमरी मांगी है, कैसमरी इन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि कैसमरी नहीं देंगे हम तुम्हें। फिर मैं थोड़ा सा इनको टाइट हुआ तो इन्होंने मेरे को कैसमरी के लिए एग्री हो गए और कैसमरी मेरे को गलत बना के दे दी, जिसमें कैसमरी में लिखा था कि पेशेंट जो आया है मेरे पास वो खून बहता हुआ आया था, जबकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन ही यहाँ पर हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला मेरे को आनाकानी कर ले। फिर मैंने 112 पे कॉल की, 112 मेरे पास आई है, उनको मैंने अपनी कंडीशन बताई तो वे नीचे गार्ड था, उनसे उन्होंने कंफर्म किया कि ये का इंचार्ज कौन है। तो इंचार्ज उन्होंने गार्ड ने बताया कि 3rd फ्लोर पे बैठता है। 3rd फ्लोर पे जाने के बाद दरोगा ने उनसे मालूम किया कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, तो उन्होंने बताया कि इनका यहाँ का इंचार्ज ये है। पूछा कि जुबैदा पेशेंट आपके पास है, तो उन्होंने बोला कि हाँ है, कि सर क्या दिक्कत है इनको। तो बोला वहाँ का इंचार्ज कि तुम कौन होते हो, क्या कर लोगे तुम। तो सर ने जो दरोगा है उन्होंने बोला कि हम कुछ करने नहीं आए, हम इंक्वायरी करने आए हैं बस। तो तुम कौन हो तो इंक्वायरी करने वाले, क्या कर लोगे तुम मेरा, पुलिस क्या है ये चीज़ है। तो उन्होंने पुलिस वालों को भी उल्टा सीधा बोला और मुझे ही बोला उल्टा सीधा। उसके बाद उन्होंने बोला अपने गार्ड होम गार्ड जो होते हैं उनके सिक्योरिटी, तो उन्होंने बोला कि इनको निकालो और पुलिस वालों को कि इनको निकाल के बाहर धक्का दो। 2 बार ये बात बोली, पुलिस वालों को धक्का दिया, फिर मुझे भी बाहर निकाल के फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद सर हम बाहर आ गए, बस यही हुआ था सर। अच्छा, ये जो कल कितने बजे की घटना थी पूरी? ये कल सर 2 बजे के लगभग समथिंग 2 बजे की घटना थी। 2 उसके बाद अधिकारी भी पहुंचे थे वहाँ पे? सर अधिकारी भी पहुंचे थे, पुलिस काफी प्रशासन था वहाँ पर। हापुड़ के रामा अस्पताल प्रकरण में मरीज के पक्ष में सही कार्रवाई कर रहे एसपी और एडिशनल एसपी हापुड़ को रातों रात बेइज्जत करके ट्रांसफर कर दिया जाना मौजूदा भाजपा सरकार की हकीकत को एक बार पुनः सामने लाता है और यह स्पष्ट करता है कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ विरोधियों और विपक्षियों पर कार्रवाई करने में सक्षम है। आजाद अधिकार सेना रामा अस्पताल की पीड़ित महिला के मामले में न्याय दिलाए जाने तथा अस्पताल कर्मियों द्वारा दरोगा पर हमला किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज कर समुचित पुलिस कार्रवाई किए जाने की मांग करता है। और ये एक लौता मामला नहीं, ऐसे तमाम मामले। एक महिला ने और आरोप लगाया, वो भी देखिए। मुझे ना आँख दिखाने की कर दिया, ना आपका हमें 15 दिन हो गए यहाँ पड़े एक भाई और आँखों को कोई का परेशान करवाना ऑपरेशन कर दिया उसका, कर दिया, ना आपका ऑपरेशन दिक्कत है कोई में, आपके नसूर बंद हो रहा है इसका। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अमन त्यागी हैं, सहयोगी हापुड़ हैं, श्वेता दुबे बीजेपी नेता है, आनंद राय सपा नेता है, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है। मैं सबसे पहले अमन त्यागी के पास चलूंगा। अमन, अगर बात की जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ऐसा क्या हो गया, अगर आप क्या हम आ गए पूछताछ करने तो कौन सा गलत कर दिया भाई, ऐसी कौन सी ताकत थी? और इससे पहले भी आपने कई मामले उठाए हैं रामा के। बिल्कुल विशाल, देखिए दर्शकों को पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि एक महिला जो जुबेरा नाम की, जो 25 जून को रामा मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट हुई थी, जिसका उपचार वहां पे चल रहा था। डॉक्टरों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर बता दिया था जिसका ऑपरेशन होना था। डॉक्टरों ने सकुशल ऑपरेशन भी कर दिया, लेकिन
कहीं ना कहीं जो तीमारदार है उसने उसकी डिस्चार्ज समरी मांगी। डिस्चार्ज समरी मांगने के बाद अस्पताल ने उसको धमकाया। धमकाने के बाद जब वो पीड़ित जो परेशान हो गया तो उसने डायल 112 पे हापुड़ पुलिस को फोन किया, जिस पर मौके पर जो है एक दरोगा और 2 कांस्टेबल पहुंचे। तो वहां पर पहुंचने के बाद जो वहां पर जो प्रबंधक है रामा के, उन्होंने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया। व्यवहार करने के बाद जब उन्होंने जाकर कोतवाली में यह सूचना बताई डायल 112 वालों ने, तो वहां पर जो है इंस्पेक्टर खुद मौके पर पहुंचे, तो उनके साथ भी जो है अभद्रता की गई। उसके बाद उन्होंने जो है पूरे मामले को हापुड़ पुलिस कप्तान अभिषेक वर्मा को बताया। अभिषेक वर्मा ने वहां पर पुलिस फोर्स भेज दी कि जाइए आप उनको गिरफ्तार करके लाइए। लेकिन आनंद फानन में जो भी हुआ, रात को फोन बजने शुरू हो गए और रात को ही जो है एसपी और एडिशनल एसपी का ट्रांसफर हो गया। लेकिन रामा मेडिकल कॉलेज का ये पहला मामला नहीं है। अभी जो है हमने दिखाया है कि एक महिला बड़ौद से आई थी जिसको आंख का ऑपरेशन कराया था और उसका जो है डॉक्टरों ने जो है नाक का ऑपरेशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े करता है रामा हॉस्पिटलों पे। और अब से 1 साल पहले भी एक मामला आया था कि जिसमें जो है एक मरीज की जिसकी मौत हो जाती है, पथरी के ऑपरेशन के लिए आया था, उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद भी जो है डॉक्टर ने उसका लगातार उपचार किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुर्दे का इलाज और एक पथरी के ऑपरेशन में एक महिला की मौत और तीसरा ये मामला, तो कहीं ना कहीं रामा पर बड़े सवाल खड़ा करता है विशाल जी। बड़ी बात यह है कि वो जो ट्रांसफर प्रक्रिया है उसके बाद पुलिस वालों पर क्या इफेक्ट है, पुलिस वाले क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर कि भाई किसी पर कार्रवाई करनी जिले में कि नहीं करनी, फोन आ रहा है। और वो अधिकारी कौन था जिसका फोन आया था और किस अधिकारी पे कहने पे अगर वहाँ कुछ क्लियर हुआ हो हापुड़ में, क्योंकि कहा जा रहा है एक बहुत ऊंचे पद पर तैनात वो रामा कॉलेज में जिसके फोन से के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई, वो कौन अधिकारी है रामा का? बिल्कुल विशाल, देखिए जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने जो है किसी को फोन मिलाया था, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है पूरा मामला प्रकाश में आया। और मैं आपको बता दूं कि जब ये एसपी और एडिशनल एसपी का यहाँ से तबादला हो जाता है और तबादला होने के बाद जो सुपरिटेंडेंट है उनको भी कहीं ना कहीं इस्तीफे देने की बात जो है अब गरमाई हुई है। हालांकि देखिए सोशल मीडिया पे ये खबर भी चल रही है कि ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है, लेकिन अभी जो है कोई भी ऐसा बयान अभी सामने नहीं आया है जो हम जो है अभी जो बिल्कुल जो लोगों को दिखा सके। तो कहीं ना कहीं देखिए रामा मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं अपने आप में जो है जो भोकाल है उसका वो बरकरार बना हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए मरीज यदि अपनी शिकायत करे तो किससे करे, क्योंकि उसने अब जो मरीज है जुबेरा है उसके तीमारदार ने पुलिस को तिलकवा कोतवाली में भी एक शिकायत दी है। लेकिन अब पुलिस कहीं ना कहीं ये माने बैठी है कि यदि उस पर एक्शन लेते हैं तो कहीं उनको रात को जो है ट्रांसफर ना करना पड़ता है। श्वेता जी क्या कहेंगी आपकी, मतलब अगर किसी की माँ की तबीयत खराब हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे, वो बेचारा डिस्चार्ज करा कि हम दूसरे अस्पताल में ले जाएं, उसकी नहीं हिम्मत होगी रामा जैसे अस्पताल या महंगे अस्पताल में अपना इलाज कराना, सरकारी ले जाना चाह रहा होगा, उसको डिस्चार्ज ना दिया जाए, 3-4 दिन उसको लटकाया जाए, जब वो पुलिस को फ़ोन करे तो पुलिस वाले से गार्ड पूछ ले तुम्हारी हैसियत क्या है, और उसके बाद रात में एक फ़ोन आता है और वो सब निपट जाते हैं। एक सिपाही बच गए तो बच गए, वरना सबको तो निपटाई दिया उस फ़ोन कॉल ने। अब ये जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ पर लागू हो गई, मुझे ये बता दीजिए। देखिए ये सरकारी हॉस्पिटल का मामला तो नहीं है, लेकिन जो भी है ये बहुत ही इसे कहना चाहिए शर्मनाक है। और ये मैं इससे पहले जब अभी मुझे इसमें डिबेट के बारे में पता चला तब मैंने इसको पढ़ा, तो इनका तो पुराना इतिहास इसी तरह का है, बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। मैंने देखा रामा हॉस्पिटल का जो इतिहास है कि बहुत इसी तरह कभी कुछ हुआ है कभी कुछ हुआ है। तो ये मतलब क्या कहा जाए, ये हॉस्पिटल है या क्या कहें इसको कि ये एक दबाव मतलब माफिया टाइप के हैं, ये जिसे कहना चाहिए मेडिकल। अरे माफिया मुक्त की बात कर रहे हैं योगी जी, तो ये माफिया कैसे बच गए? जैसे अगर आप इन्हें माफिया कह रही हैं तो ये माफिया कैसे बच गए? तो मैंने जो भी इनका देखा समझा तो उस हिसाब से तो यही है कि आपने उनका ऑपरेशन किया, आपका भाई कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं है, क्योंकि इनका मेडिकल कॉलेज भी है, तो हो सकता है कि उन्हीं को अपने यहाँ डॉक्टर नियुक्त करते हो, जो भी करते हो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो जब ऑपरेशन होने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, जब मरीज के जो चाह रहे हैं कि हम यहाँ से डिस्चार्ज ले लें तो उनको केस हिस्ट्री भी नहीं दे रहे हैं, उनको डिस्चार्ज भी नहीं दे रहे हैं, ये तो एक तरह से मजबूर करना हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी भाजपा गवर्नमेंट इनका साथ देगी, गलत लोगों का साथ देगी, ऐसा असंभव है। और जो भी ये पुलिस वालों का मामला हुआ या क्या है, ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये अपने रसूख का गलत फायदा उठा रहे हैं
तब हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति का तो आप देखेंगे ही कि आगे क्या होता है। लेकिन चलिए, जो गलती कर रहे हैं बिल्कुल। उनको सजा आवश्यक है और अवश्य मिलेगी भी। चलिए, इंतजार रहेगा। 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर मैं आनंद राय आपके पास आऊंगा। राम कुमार निषाद एक दर्शक हैं। राम कुमार जी, अपनी बात को रखें। सुरेश अवस्थी हैं एक दर्शक। सुरेश जी, अपनी बात को रखें। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके चैनल में अस्पतालों के बारे में जो दिखाया जा रहा है, इसमें ऐसे ऐसे जो सीएमओ महोदय हैं वो अपने चेम्बर के अंदर बैठते हैं। चेम्बर के अंदर मत बैठे, वहाँ अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों की देखें डॉक्टर क्या दवा लिख रहे हैं, क्या दवा नहीं दे रहे हैं। दवा स्टॉक में होने के बावजूद भी मरीजों को दवा नहीं दी जाती है, क्योंकि जो तमीमदार अपने मरीज को ले जाते हैं उनको अपनी जान बचानी होती है, वो पैसे परवाह नहीं करते कि अस्पताल से हमको लोग मुहैया कराई जा रही कि नहीं, हमको मरीज को बचाना है। वो बाहर से मजबूती दवा, बाहर से महंगी दवा लेके आता है, अपने मरीज को बचाने की कोशिश प्रयास करता है। उसके सामने मजबूरी सामने रहती है, मरीज को उसको बचाना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। मैं अभी भी ये सोचने में हैरान हूँ, मुझे एक तरफ तो हंसी आ रही है और दूसरी तरफ क्रोध भी आ रहा है कि एक कॉलेज की इतनी हैसियत की आईएएस आईपीएस उसकी नज़र में कुछ नहीं है। लोग कहते हैं बड़ा पढ़ाई, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम कर कर आप एक उस मुकाम पर पहुंचते हैं। क्या मुकाम है? आप एक फ़ोन कॉल से उस जिले से हटा दिए गए, कल जहां पर 1 घंटे पहले तक आप वहां के शासक हो रहे थे। शासक तो नहीं, मतलब एक अधिकारी, प्रतिष्ठित अधिकारी हो रहे थे, आप वेटिंग में डाल दिए गए। कितनी बड़ी सेटिंग होगी। और कौन अधिकारी है जो रात में 11-12 बजे ट्रांसफर कर दे रहा है? वेटिंग में डाल दिया सीधे एक एसपी को, एक आईपीएस को, एक पीपीएस को उठा के दूसरी जगह भेज दिया। इंस्पेक्टर, सीओ, सबको गाज गिराती। आनंद राय के पास चलेंगे, सपा के नेता हैं। आनंद जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं सिंडिकेट का काम कर रहा है। प्राइवेट अस्पताल जैसे कोई डॉक्टर नहीं है और कोई एक संस्था खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, उसमें डॉक्टर्स हायर करके वहां पैसे की धन उगाही कर रहे हैं। एम्बुलेंस वालों को सेट कर रखा है, एक एम्बुलेंस ले आओ एक मरीज को और 20,000 30,000 रुपए ले दो, और रातों रात ऐसा कौन सा इलाज करते हैं उस गरीब परिवार के लोगों से कि 70,000 80,000 एक ही रात में बिल गिर जाता है। इस पे शासन प्रशासन कहीं कुछ देख नहीं पा रहा है। और अभी आपने कहा एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, इन लोगों का सभी को तबादला हो गया, चाहे सस्पेंड हो गए, चाहे वेटिंग में चले गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है, ये इतनी बड़ी चूक हुई कहाँ? अगर आपका विभाग ही नहीं आपसे आप सुधर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप इस्तीफा देने का काम करिए और देश के प्रदेश के लोगों को चैन की सांस सुलाइए। आप तो मौत के घाट सुलाने का काम कर रहे हैं। जो अशिक्षित हैं, जो बिना पढ़े लिखे डिग्री लेके और हॉस्पिटल खोल दे रहा है और धन उगाही का वो अड्डा बना ले रहा है। हमारे गोरखपुर में भी यही सब चल रहा है, बाकी भी जिलों में मैं देख रहा हूँ ऐसे ही कार्रवाई हो रही है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर से बस घर ही गिराएंगे क्या? अगर बीमारी से कोई परेशान है, वो एडमिट हो जाता है, तो वो गरीब परिवार कहाँ से कर्जा लेके आता है? 10-10% पे सूद ब्याज पे पैसे लेके आते हैं, वो कहाँ से अपनी भरपाई करेंगे? ब्याज ना देने पर दबंग उनके खेत लिखवा लेते हैं, उनके जेवर गिरवी रख लेते हैं। कि बहुत सोचनीय विचारणीय विषय, इसमें सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार बिल्कुल आंख बंद करके सोई हुई है, कुर्सी की मारामारी कर रही है कि कुर्सी किसके पास रहेगी, केशव मौर्य के पास रहेगी कि ब्रजेश पाठक के पास रहेगी कि योगी आदित्यनाथ के पास रहेगी। ये लोग ये जनता के नीति कामों से बिल्कुल किनारा कर दिया है। जनता मरे जिए क्या करे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सरकार में रहना है और सरकार चलाना है। अब कुछ ही महीने बचे हैं,
24-25 महीने बिल्कुल। आनंद जी मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, इस पूरी घटना पर लेकर आपने अपना बयान जारी किया था, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? कौन है वो अधिकारी होंगे जो इतनी रात में एक फोन कॉल पर मात्र ट्रांसफर किए दे रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा, चूंकि जाहिर सी बात है कि मैं एक विपक्षी मैं समझूंगा कि मतलब सत्ता पार्टी के साथ नहीं हूं, तो एक सामान्य रूप से कहा जाएगा भाई आपका तो काम और आपका धर्म और आपकी सब कुछ आलोचना ही करना है, बुराई करना है। और वो जाहिर सी बात है कि वो हमारा दायित्व भी है कि जो गलत होता है, व्यवस्था जन्य गलतियां, एक विपक्षी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में भी और सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति के रूप में भी, तो मैं समझता हूं कि वो मुझे बहुत विशेष कहने की जरूरत नहीं है। मौजूदा जो सरकार है और जिसका गुणगान करने वाले भी काफी संख्या में हैं, वो अपना कर रहे हैं और प्रसन्न है। मुझे उनकी प्रसन्नता पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कुछ बुनियादी बातें सुनिए। यह सरकार दो एक्सट्रीम्स पे चलती है। जो कमजोर या फिर मान लीजिए कि विपक्षी, विरोधी या आवाज न उठाने की हैसियत रखने वाले व्यक्ति दिखते हैं, उनको बिल्कुल दबा दिया, कहाँ डाल दिया। मैंने एक टिप्पणी पढ़ी सोशल मीडिया पे, एक व्यक्ति ने कहा कि अपने विधायकों, अपने मंत्रियों तक, अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सिरे से दरकिनार करने वाली सरकार ने आखिर किसके दबाव में, किस लालच में, किस कारण से, किस हेतु ऐसा कर दिया जो कि मतलब आदमी सामान्य रूप से जिसका परिकल्पना नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप उसके अंदर जाइए तो सीधे दिखता है कि धनबल एक बहुत ही बड़ा बल है। और जो मेरी अपनी जानकारी है कि मौजूदा सरकार में उच्चतर स्तर पे धन एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। यह कष्ट का विषय है, लेकिन सच्चाई है कि धन एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। और कई बार सीधे आपको याद होगा, मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं एक लंबे समय से, उन पर एक पेट्रोल पंप के मामले में 32 लाख रुपए के लेन देन का आरोप लगा था, उन्नाव के पेट्रोल पंप के मालिक के मामले में। और उसके बाद जो इस सरकार की फितरत है, उसके बाद वही व्यक्ति कुछ दिन बाद पागल और दिवालिया घोषित कर दिया गया। वह गिरफ्तार हो गया और उसको पागल घोषित कर दिया गया। मैंने भी बाद में, मेरे पास कुछ साथी आए थे कि उनकी मदद कीजिए, मेरी उनसे वार्ता हुई। उन्होंने साफ कह दिया कि जिंदा रहूंगा तो फिर 32 लाख वापस आ जाएंगे, अब मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। यानी भय का इतना अतिरेक कर दिया गया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा इस प्रकरण को पुनर्जीवित करने की और यह कहने की कि मेरे आरोप सही थे। इस प्रकरण में भी मेरा यह मानना है, मेरा यह विश्वास है, मेरी अपनी यह समझ है कि धनबल ही वह बल था जिसने इस तरह से, और हाईएस्ट लेवल पे निर्णय क्यों हुआ, तमाम चर्चाएं हैं, कष्टप्रद चर्चाएं हैं, शासन सत्ता की इंटीग्रिटी को सीधे सीधे सवाल करने वाले प्रश्न हैं जो इससे उभर के आ रहे हैं। अन्यथा एक एसपी को, एक एडिशनल एसपी को आपने रातों रात हटा दिया। मैं इससे जुड़ा दूसरा उदाहरण जो पुनः धनबल को की ओर इंगित करता दिखता है, और उसकी भी चर्चा है। मैं वहां भी मौके पे गया था। हाथरस में करीब 125 लोगों की मौत हुई, लेकिन बाबा को छुआ नहीं गया। वह अरबपति व्यक्ति बताए जाते हैं। इस बात की चर्चा है, अब इन चीजों के प्रमाण नहीं होते हैं। इस बात की चर्चा है कि उसमें भी हाईएस्ट लेवल पे ही निर्णय हुआ, हाईएस्ट लेवल पे ही उनको अभय दान दिया गया। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि जो छोटे छोटे मामलों में हमारे आपके जैसे लोगों को, विपक्षियों को, विरोधियों को, निंदकों को, चिंतकों को, पत्रकारों को छोटे छोटे मामलों में आप उठा के रातों रात टांग लेते हैं, आप ऐसे जो ताकतवर लोग हैं, जो धनबल से युक्त लोग हैं, उनके मामलों में बिल्कुल ही विपरीत प्रतिक्रिया तमाम आलोचनाओं के बाद क्यों करते हैं? यह गंभीर प्रश्न है। मुझे लगता है सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए और लोग इस बात को, मुझे विश्वास है, समझ रहे हैं। एक अजीबोगरीब स्थिति है जो कष्टप्रद है। मैं जरा आलोक त्रिपाठी जी के पास चलूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप कैसे देखते हैं और अमिताभ जी की बातों से कितना सहमत है?
देखिए, मैंने कब सभी लोगों की बातों को सुना, और जो मुझे लगता है कि रमा जो मेडिकल कॉलेज है या अस्पताल है जो भी है, ये इलाज से ज्यादा विवादों में इसका चर्चा ज्यादा रहती है। और पिछले कई सालों से आप देखिए, सिर्फ कई विवाद हैं इसके। कभी इलाज के नाम पे बहुत कम लोगों ने सुना होगा कोई बढ़िया इलाज किसी का किया हो या कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे रमा मेडिकल कॉलेज का नाम आया हो। हमेशा विवादों में रहा है। रही बात जो इस तरह के जो अस्पताल मेडिकल कॉलेज होते हैं, आप देखिए जो इस तरह के मेडिकल कॉलेज, इस तरह के शिक्षण संस्थान, इस तरह से प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के संपर्क बड़े ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये लोग जो एक कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा का एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जोड़े रखने के लिए, इस जो आज जैसे घटना हुई, इस तरह की घटनाओं में कैसे फायदा मिलेगा, कैसे हम बचेंगे, उसके लिए खर्च करते हैं। तो यही कारण है कि इस तरह के लोग जब वक्त पड़ता है तो रात के 11-12 बजे नहीं, रात के 2 बजे इस तरह की पुलिस के अधिकारियों को ट्रांसफर कराने की हैसियत रखते हैं, क्योंकि उसके पीछे कई सालों से वो मेहनत कर रहे होते हैं, उन नेताओं, उन अधिकारियों, उन ब्यूरोक्रेट्स के पीछे जिनको वक्त पे वो यूज करते हैं। तो यही कारण है कि आज जो घटना हुई, ये रमा मेडिकल कॉलेज का मामला आया, जिसमें पूरा प्रशासन रात के 11 बजे ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये एक बड़ा घटना है, बड़ी कारण है। और सरकार के ऊपर इस तरह की, जब सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस बात कर रहे हैं, तो उस तरह की जब इस तरह की घटनाएं आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर सरकार कहाँ दबाव में है, या सरकार के जो बैठे अधिकारी या उनके नुमाइंदे वो क्या आंखें मूंद के बैठे हुए, वो क्या नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि इससे सरकार की कितनी किरकिरी हो रही है। ठीक है, कुछ क्षणिक फायदे के लिए उन्होंने ये काम तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित है वो परेशान है, और जो मैसेज गया वो सरकार के लिए अच्छा मैसेज नहीं गया है। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा और नीचे लेवल पे, धरातल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से चुनी हुई सरकार है, उसको जनता की जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह की जो माफिया हैं, या चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे मेडिकल माफिया हो, या अन्य तरह के जो भी माफिया हो, उन पे भी नकल कसनी पड़ेगी, उन पे भी बुलडोजर चलाई। बिल्कुल। और मैं अमन त्यागी के पास फिर से चलूंगा। अमन, जरा अभी क्या क्या हाल है वहां पर, और अब किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी? क्योंकि रामा ने एक अपना पत्र जारी कर ये आरोप लगाए हैं कि पुलिस द्वारा वहां भद्रता की गई थी और हमारे अस्पताल की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए विशाल, जब 112 पे कॉल की गई तो पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन वहां पर उनको क्या पता था कि 112 की जो कॉल है उनको रातों रात ट्रांसफर के लिए आदेश हो जाएंगे। तो जो अब पीड़ित है, वो पीड़ित आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसको आज भी न्याय नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं रामा मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है, उसके हौसले भी इसलिए बुलंद है कि बार बार सुर्खियों में रहने के बाद भी उस पर जो है ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी वजह से जो है रामा मेडिकल कॉलेज में ये मामले आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, उच्च अधिकारियों की पहले जांच होनी चाहिए थी कि जो मामला उनको फोन पे बताया गया था वो मामला सही है या गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होने के बावजूद भी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कोई भी मामला देख लीजिएगा, पहले उसमें जांच कमेटी बैठाई जाती है, अब उस पर जो है कोई एक्शन लिया जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल विपरीत हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि इसमें जो है पहले ट्रांसफर कर दिया गया, अब जांच की बातें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। जी विशाल। बिल्कुल। श्वेता दुबे जी कैसे देखती हैं? अभी अमिताभ ठाकुर जी ने भी तमाम बातें बताई। ये बात एकदम सत्य है कि अधिकारियों के इस तरह के क्रियाकलापों से हमारी सरकार का सर नीचा होता है, और जो हमने जनता को विश्वास दिला के अपनी सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं हम जनता के उस पर विफल साबित होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि ये जो चुनाव की समीक्षा हुई, उसमें भी ये एक बात कही गई है कि अधिकारियों के जरूरत से ज्यादा बेलगाम हो जाने की वजह से। ये आप किस सेंस में कह रही? रामा मामले में अधिकारी तो बेलगाम नहीं हुए, जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है। अधिकारी हैं हाँ, जो सरकार तक सही चीज पहुंचने ही नहीं देते। बिल्कुल। ये भाई साहब आलोक त्रिपाठी जी भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वो एक बीच में गैप बहुत लंबा बना दिया जाता है कि सरकार तक सही बात पहुंचती नहीं। अभी भी देखिए, इसी मामले में ये नहीं कहा गया, बताया गया कि सही वस्तु स्थिति क्या थी। ये कहा कि पुलिस ने वहां जाकर मिसबिहेव किया। तो ये सब बातें एकदम सही पटल पर आनी चाहिए, और ये कार्य आप लोग कर सकते हैं, पत्रकार विशेष रूप से आप लोग कर सकते हैं, जिससे कि सरकार तक सही बातें पहुंचे, और हम जो ये भ्रांति जनता में फैलती जा रही है हमारी सरकार के खिलाफ, ये दूर हो, और जो हमारी नीति है जीरो टॉलरेंस की, वो उस पर पूरा और सिर्फ हम बुलडोजर
ऐसे ही नहीं चलाते हैं। अगर गलत है तो रामा मेडिकल पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये मैं भाजपा में सरकार में होते हुए अपनी पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ कि जो गलत है उसके संग जो गलत का है किया है उसका न्याय जरूर होगा, और जनता को और आम लोगों को जो इसमें दोषी नहीं है और उनको जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है उनको इस चीजों से मुक्ति दिलाई जाएगी और दोषी को सजा मिलेगी। बिल्कुल, पत्रकारों की बात है तो मुझे लगता है आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक जी, मैं श्वेता जी की बात भी कहना चाह रहा था कि आप भाजपा में हैं और भाजपा में होने के बाद जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आपको तो जानकारी होगी कि जब से आपकी सरकार आई है कई दर्जन पत्रकारों के खिलाफ इसी बात को लेकर के, सच दिखाने को लेकर के ही मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अभी ताजा मामला सीतापुर का आया है, वहां भी एक पत्रकार के खिलाफ उसने खबर लिख दी, उस पत्रकार के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सोचिए हास्यास्पद स्थिति कि मतलब कि आप किस हद तक, और जिसने दर्ज कराया वो भी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का ही एक नेता है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है सरकार का कि आप सरकार आंख मूंद करके बैठी है, क्या सच सुनना नहीं चाहती, सच देखना नहीं चाहती, या सच दिखाने वालों को ही दबाना चाहती है? इसमें जरूर मंथन करना चाहिए, मुझे लगता है। सुनना ही चाहती है और सच की ओर ही हम सच के ही साथ हैं। लेकिन क्या बताया जाए, इस समय चुनाव के बाद से एक ऐसा दौर चल रहा है कि एक नकारात्मकता फैलती जा रही है। और मुझे तो लग रहा है ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, ये जो आप लोगों ने ट्रेड किए हैं ना शेयर मार्केट की तरह कार्यकर्ता, ये उसी का नतीजा है। धनबल पे जो कार्यकर्ता आए ना, ये वही कार्यकर्ता लोग हैं जिन जो जैसे रामा का कोई अधिकारी बीजेपी के बहुत शीर्ष क्षेत्र से मिला हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। पार्टी की तरफ नहीं है, ये अपना स्वार्थ साधने के लिए है। बस वही मैं कह रहा हूं, तो उससे आपकी पार्टी को भी डेंट है, सरकार को तो डेंट मिल ही रहा है। अब अधिकारी फिर क्यों सुनेगा, अधिकारी क्यों सुनेगा फिर सरकार की, जब कह रहा है अब उच्च अधिकारी ने उसको उठा के ट्रांसफर कर दिया, वेटिंग में डाल दिया। आप समझिए, सही बात है। और ऐसे ही और इतनी तेज कार्रवाई तो औरैया डीएम के ऊपर नहीं हुई थी जो स्विमिंग पूल बना रही थी, रातों रात कार्रवाई उन पे भी नहीं हुई थी, जो अपने सरकारी आवास में स्विमिंग पूल बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी जगह छेक ली थी। ऐसे तमाम मामले हैं, तुरंत कार्रवाई तो कभी नहीं हुई। लेकिन ये मुझे जानना है कि इतना बड़ा कौन सा पावर हाउस आ गया जो घंटे 2 घंटे में काम कर दे रहा है। ये तो सच में मिलने लायक पुरुष है कि भाई व्यक्ति जो है ये, आलोक जी हम लोग को मिलना चाहिए ऐसे लोगों से कि भाई आप इतने ताकतवर हैं, हमने पिक्चरों में देखा है ऐसा। सत्ता में इतनी मजबूत पकड़ रखने वाले इन लोगों को जो है आगे आना चाहिए और कभी कभी बीच बीच में जनता की समस्याओं के लिए भी इस तरह के फोन कर देने चाहिए। वो जनता की समस्या के लिए नहीं है भाई साहब, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही है। अरे आप लोग कब छन्नी लगाएंगे ऐसे लोगों को कि सरकार से दूर रहें। अखिलेश जी की सरकार हो तो भैया, राहुल जी की सरकार हो, तुरंत आरोप लगने लगते हैं। लेकिन आप लोग भी तो देखिए, अब आप ही की सरकार में यही लोग सरकार नियंता बन जाते हैं, चाहे वो भाजपा की हो चाहे सपा की हो। ये बस इनका वो बदलता जाता है और कार्य इनके पूर्वज चलते रहते हैं। चलिए आनंद राय के पास चलूंगा। आनंद राय जी, जैसे बेलगाम सरकार हो गई है, जैसे कहा जाता है ना कि बाबा जी की बूटी लेकर लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री। ज्यादा ना बोलिए, नहीं तो मैं पूरा इतिहास बता दूंगी। ये इस तरीके की बातें मुझे लगता नहीं करनी चाहिए। भी टॉपिक पे ही रहते हैं आनंद राय। इस तरीके की भाषा क्या मतलब है? एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मुख्यमंत्री कौन है? मैं मुख्यमंत्री से सवाल तो करूंगा ही। गृह विभाग उन्हीं के पास। शालीन शब्दों में करें आप। नहीं सुनिए, मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, महंत भी हैं और आपसे बड़े भी हैं उम्र में भी। अरे हमारे जिले के ही हैं, मुझसे बेहतर नहीं जानते। तो आप कुछ भी बोलेंगे, उनका नाम लेके बोलने लग जाएंगे। मुख्यमंत्री है ना, आपके पड़ोसी हैं तो भी। नहीं, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए आनंद राय। बिल्कुल मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, इन तरीके के शब्दों का प्रयोग से आप भी बचें। जी, तो मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री, अभी मैं सुन रहा था, कोई भी ट्रांसफर मुख्यमंत्री के टेबल से होती है, कोई भी नियुक्ति मुख्यमंत्री के टेबल से होती है। तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? 1 घंटे में ट्रांसफर करवा दे रहा है तो कोई कर दे रहा है, तो क्या इसका मतलब तो सरकार बेलगाम है ही? अगर इनको सोचना नहीं चाहिए कि एक जो फंसा पड़ा है, कोई बीमारी से व्यथित है, जो नहीं जा पा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, पैसा नहीं दे रहा, तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो जो परेशान हो उनकी नहीं हो रही है। 1 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग का ही ट्रांसफर कौन कर दे रहा है? तो अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है
और जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित परिवार है, और हम लोग को, सब लोगों को मिलकर उसकी आवाज को उठा के सरकार को आईना दिखाने का काम करना चाहिए और उसकी मदद हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं चाहता हूं सरकार संज्ञान लेकर, जो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं आप देखिए, लेकिन किसके दबाव में कर रहे हैं, लेकिन उस परिवार का कल्याण हो जाए। जो भी परिवार पीड़ित है वो हमें आपके बीच में से है, और कोई नहीं है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि ये उसकी मदद हो जाए। बिल्कुल, मैं आखिरी सवाल लूंगा अमन त्यागी से। अमन, फिलहाल रामा प्रशासन ने तो अपना बयान दे दिया। अब जो नया बड़ौत वाला केस था, जो आंख का ऑपरेशन कराने महिला आई हुई थी, उसको लेकर क्या कह रहे हैं प्रशासन से? अगर आप रामा मेडिकल, जो कि बहुत प्रभावशाली मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, उनसे अगर आपकी बात हुई हो, चर्चा हुई हो। देखिए विशाल, जैसे ये आईपीएस का ट्रांसफर और ये प्रकरण जैसे ही सामने आया है, तो जो अब जिले के जो अधिकारी हैं ये भी कहीं ना कहीं रामा से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, कल से भूखा प्यासा वो परिवार बैठा हुआ है और 12,000 रुपए उनसे जमा करा लिए गए थे, और अब उनसे कह रहे हैं कि 12,000 रुपए और जमा करिएगा जब तुम्हारे आंख का ऑपरेशन होगा। तो सही इलाज नहीं मिलने से, जबकि आई तो वो आंख का ऑपरेशन के लिए थे, पर कर दिया उनका नाक का ऑपरेशन। तो अब वो 12,000 रुपए वो बता रहा है, तो अभी आज भी पीड़ित से बात हुई थी, उसका फोन आया था कि 12,000 रुपए भी वो किसी से ब्याज पे लेके आया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे अस्पतालों में लूट और ऐसे जो रामा हॉस्पिटलों पर जो है कार्रवाई ना होना, तो ये बहुत बड़ा जो है अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। विशाल, श्वेता जी, आपके पास चलूंगा। कल जिस तरीके से डिप्टी सीएम साहब, हम लोग तो इस बात को उठाए रहे हैं, आप भी जरा अपने सर से कराइएगा। ब्याज और 12,000 रुपये का लेके आया, आंख का ऑपरेशन होना है, नाक का कर दिया और फिर 12,000 रुपये मांग रहे हैं। ये तो मुकदमा दर्ज होगी भाई, तुम जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो लोगों के। मतलब क्या कहा जाए, मैं निशब्द हूँ ये सब सुन के। हद है एकदम, इसे क्या कहें, एकदम मतलब सामने से गलत काम हो रहा है। और वो नहीं है कि हमने आंख का ऑपरेशन कराया था, नाक का कर दिया, अब आंख का करेंगे तो 12,000 और दीजिए। मतलब क्या कहा जाए, कानून व्यवस्था सब मुट्ठी में कर रखी है, लगाम लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो एक उदाहरण मात्र है, जितने लोग सामने आ गए, अभी कितने लोग और पीछे हैं ये पता ही नहीं है कि ये हॉस्पिटल और क्या कर रहा है। और सिर्फ यही हॉस्पिटल नहीं, इस तरह के तमाम हॉस्पिटल मैं तो पूरी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही काम है बिल्कुल उनके लिए। मरीज नहीं है, केस है, उससे वो पैसे वसूलते हैं। केस भी नहीं, मुझे लगता है वो लोग सोचते हैं ये झोला है, इस झोले से जो निकाल पाओ निकाल लो। वो मरीज को झोला समझते हैं। कसना चाहिए। और बहुत दूर भी, मैं तो कानपुर में भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, उनको मरीज से मतलब ही नहीं है, उनको केवल एडमिट करना है और पैसे देने हैं। लेकिन श्वेता जी, कहाँ कार्रवाई हो पा रही है? आपकी सरकार के एक मंत्री ने तो लखनऊ में, राजधानी में इतने बड़े अस्पताल के खिलाफ आरोप लगा दिया था जब उसकी माताजी का इलाज हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? कोई कुछ नहीं हुआ। जब मंत्री ने आरोप लगाया, सरकार में बैठे हुए मंत्री ने आरोप लगा दिया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप किस पे भरोसा करेंगी, किससे उम्मीद कर रही हैं? देखिए, आरोप लगाने पर से नहीं, थोड़ा जनता को भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओपी राजभर ने तो लिख दिया, कहा मैं FIR कराऊंगा। बेचारे वो खुद ही अंतर्ध्यान हो गए हैं चुनाव के बाद से। उनकी माता ये आरोप लगाया। चलिए आनंद राय, मैं आखिरी में आपसे सवाल लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। आनंद जी भैया, मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे रोज इंसिडेंट होते हैं प्रदेश में, और कई पीड़ित परिवार तो दुखी होकर अपने घर चला जाता है। लेकिन आप मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसकी आवाज उठाई और उसकी आवाज उठा के पब्लिक में लाया, जो कि पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन ऐसे बहुत इंसिडेंट रोज हो रहे हैं जिसपे उसपे कोई सुनवाई नहीं होने वाला। आंख बंद कर ली है सरकार। और सरकार क्या करना चाहती है, किसके पक्ष में रहना चाहती है? ना नौजवानों के पक्ष में है, ना महिलाओं के पक्ष में है। सभी का दोहा नुकसान है। पेशेंट अपने है, जो वहां प्रैक्टिस भी करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं सरकारी अस्पताल में भी, और वो बाहर प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। मैं मेडिकल कॉलेज में भी परसों ही गया था, एक इंसिडेंट, उसका पैर कुचल गया था ट्रेन से, तो मैं गया था, तो वहां उस पेशेंट को भगा रहे थे। जब हम गए, अपने आधिकारिक बात किया वहां प्रिंसिपल से, तो दबाव में रोक लिए
और उस पेशेंट को दोबारा हड़काने का काम किया। कहा कि तुम दबाव बना रहे हो मेरे ऊपर, तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नंबर 200 पेशेंट के बाद आएगा, तब तुम्हारी सर्जरी हो पाएगी। वो गरीब परिवार का लड़का डर के वहां से भाग गया। मुझे फोन किया कि भैया ये हमको धमकी दे रहे हैं। हमने कहा तुम रुको, मैं डीएम साहब से बात करूंगा, जो सक्षम अधिकारी उनसे बात करके तुम्हारा इलाज कराऊंगा। लेकिन मान ली मेरी क्षमता क्या है, मैं किससे बात कर सकता हूं, वो इस बात को नहीं जानता था। वो डिस्चार्ज करा के एक एम्बुलेंस में आके वो अपने घर चला गया, उसका इलाज नहीं हो पाया। वो गरीब परिवार का लड़का। इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में इस तरीके की जो जितने अस्पताल चल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में खामियां चल रही है, उन पर भी जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, अमिताभ जी हमसे जुड़े थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद राय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमन तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्वेता दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा ये जो सिस्टम का पावर हाउस डॉक्टर बन के निकले हैं, जो पुलिस वालों से बदसलूकी करते हैं और रातों रात ट्रांसफ़र करा देते हैं, और आँख का ऑपरेशन कराने जाएंगे अगर आप रामा इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल जो भी उनके, तो वो आपके कान का, नाक का ऑपरेशन कर देंगे आँख की जगह, कान का कर देंगे, कहीं का कर देंगे ऑपरेशन। क्योंकि और अगर आपने उनकी गलती उनको बताई तो कहेंगे फिर से पैसा दो और हम फिर आपसे ऑपरेशन करेंगे, तब कोई बात करेंगे। एक परिवार भूखा प्यासा बैठा है, लेकिन उसको सुनने वाला फिलहाल उस जिले में कोई नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।